सो लास्ट क्लास में जो है हमने जो है एक्सप्रेशन फाइंड किया था फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम सेम आपका जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में डेरिवेशन की थी एक्सप्रेशंस के लिए, सेम हम जो है इंटरफेरेंस में करेंगे। लेकिन जो टॉपिक का नाम है अब इस केस में हम टॉपिक क्योंकि इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक का नाम हमने कर दिया द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब इसमें जो है आपका बिल्कुल सेम डेरिवेशन जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम डेरिवेशन आपको इंटरफेरेंस में भी करनी है। ठीक है, अगेन आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो वेव्स कंसीडर की थी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेम हम यहाँ पर दो सोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो वेव्स जो जनरेट हुई हैं उसके लिए दो सोर्स कंसीडर करी हैं S1 एंड S2, और उससे जो दो वेव्स निकल रही हैं हमने कंसीडर किया है कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। क्योंकि फॉर इंटरफेरेंस अगर आपको याद हो हमने कंडीशन जब पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो इंटरफेरेंस में है दोनों वेव्स जो हैं वो आपके उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, यानी जो आपका सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए और उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो अगेन let's two waves having same angular frequency omega start from source S1 and S2। तो ये हमने दो सोर्स कंसीडर कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो सोर्स हैं आपका, इसमें से आपका एक ये आपकी वेव निकल रही है, एक ये वेव निकल रही है। जब ये दोनों मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती हैं। तो किसी उस मीडियम में किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया है P। ये हमारी स्क्रीन है जहां पर हम रिजल्टेंट वो इंटेंसिटी फाइंड करेंगे जो हमें पैटर्न मिलता है। तो हमने किसी मीडियम में किसी पॉइंट P पे देखेंगे कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है वो क्या होगी, उसी के लिए हम जो है एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे। तो आपने दो वेव कंसिडर करी हैं जो आपकी S1 और S2 सोर्सेज से निकल रही हैं। ठीक है, प्लस टू वेव हैविंग सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्टार्ट फ्रॉम सोर्स S1 एंड S2 एंड मूव इन सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में मूव करें। Let A1 and A2 are their amplitudes and initial phase difference between them is 0। जब वो दोनों ही सोर्स से स्टार्ट हो रही हैं तो उस केस में हमने कंसीडर किया है कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। लेकिन जब वो मीडियम में आगे प्रोपोगेट करती हैं तो उनके बीच में हो सकता है फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, और वो कैसे क्रिएट होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो वेव है यहाँ से S1 से जब P जा रही है तो वो कितना पार्ट ट्रेवल कर रही है x। लेकिन जो S2 से वेव जा रही है वो P तक ट्रेवल करने में कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, x प्लस डेल x। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से क्या है, अगेन फेज डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो फेज डिफरेंस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, when these waves reach at point P the distance covered by waves from S1 and S2 are, तो ये हो गया S1P हो गया x और S2P आपका हो गया x प्लस डेल x। एट पॉइंट P जो है द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ड्यू टू सुपरपोजिशन, क्योंकि दोनों वेव्स यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रही हैं, मिल रही हैं, तो ड्यू टू आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, y क्या होगा आपका y1 प्लस y2, जहाँ y1 जो है वेव इक्वेशन है फॉर S1 सोर्स से जो आ रही है और y2 जो है जो वेव आपकी S2 से निकल के आ रही है। तो ये आपका y1 प्लस y2 हो गया। जहाँ y1 की इक्वेशन लिखी है और y2 की इक्वेशन लिखी है तो y1 हमने कंसिडर कर लिया है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 हमने कंसीडर किया है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के। अब इसका जो डिस्टेंस है यानी पोजीशन जो है वो क्या है, x प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो जो मैंने सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल की डेरिवेशन कराई थी तो वहां पर मैंने ये टर्म नहीं कंसीडर की थी, और उस टर्म को हमने जो कंसीडर नहीं किया था उसका रीजन क्या था कि मैंने वहां पर जो पोजीशन है वो x इजिकल टू 0 कंसीडर की थी। तो अगर आप देखें मैं आपको दिखा देता हूं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब की हम डेरिवेशन करें तो हमने यहाँ x को 0 पुट किया था, 0 कंसीडर किया था, इसलिए हमने यहाँ पर साइन ओमेगा टी ही लिखा था, माइनस के एक्स वो जो टर्म है उसको हमने नहीं रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जो वेव की जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो टाइम एंड किसी टाइम t पे पोजीशन को आपका किसी टाइम t पे और किसी पॉइंट x पे उसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो हम इंटरफेरेंस में इस इक्वेशन को यूज करेंगे। हालांकि आप सेम डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगी, लेकिन ये केवल वैलिड कब है, फॉर x इजिकल टू 0 के लिए। यानी फॉर अगर हम बात करें ये यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से डिस्टेंस है तो x इजिकल टू 0 पे के लिए ही वैलिड है। लेकिन हम तो और पॉसिबल कंडीशंस की बात करें ना, यानी उस मीडियम में किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसीलिए हम जो है जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं जो आपकी परफेक्ट मेथड है जिसमें आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर y1 जो लिया है वो आपका लिया है A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 लिया है A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल एक्स, क्योंकि इसका पोजीशन ये है। अब
इसको अगर मैं ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ देखें तो इन दोनों वेव में देखें तो ये जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है, यानी इन दोनों बीच की अगर हम बात करें, इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई, जहां फाई हमने किसको कंसीडर किया है, के डेल एक्स, ठीक है, जहां फाई को हम कहेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जहां के की वैल्यू क्या होती है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहां अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा पाथ डिफरेंस। यहां तक कोई डाउट है? बिल्कुल सेम जैसे आपने इंटरफेरेंस की डेरिवेशन की थी, सेम वैसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम जो है वहां पर सुपर पोजिशन में हमने x इक्वल टू 0 के लिए ही कंसिडर किया था, यहाँ हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो हम यहाँ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, जैसे ही अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 एंड y2 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा आपके पास, y1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 में y1 की वैल्यू ये होगी, y2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम इसको a कंसीडर करें, इसको b, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a, ठीक है, साइन b, ये माइनस का फॉर्मूला है ना, साइन a माइनस b का, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब हम क्या करेंगे, जो साइन ओमेगा, जो साइन वाली टर्म है ओमेगा टी के एक्स, उसको एक साथ ले लेते हैं, कॉस वाले को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब हम जो है ये जो टर्म है इसमें देखिए अगर तो कॉस कंपोनेंट है और यहाँ ही एम्पलीट्यूड है, तो अगेन हम जो कर रहे हैं तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं a1 प्लस a2 कॉस 5 को हम मान लेते हैं a कॉस थीटा, और a2 साइन 5 को हम कंसीडर कर लेते हैं a साइन थीटा। जैसे ही हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जहाँ a और थीटा जो है हमने कांस्टेंट कंसीडर किए हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन हम ध्यान से देखें, एक कॉमन ले लें तो ये क्या है, साइन ए और ये कॉस बी, और ये क्या है, कॉस ए साइन बी, तो ये अगेन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट, कहां पर, उस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। तो दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी, वेयर ए क्या है, इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी एंड थीटा इज फेज एंगल, ठीक है। तो ये अगेन एक वेव की इक्वेशन है। तो रिजल्टेंट जब दो वेव्स आपके सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन है वो भी एक वेव ही होती है, ठीक है, वेव की इक्वेशन ही है। अब हम यहाँ पर जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो अगर ए की वैल्यू की बात करें तो ए क्या होगा, अगर हमें फाइंड करना है तो अगर हम 5 एंड 6 का स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में भी किया था। तो अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो ये आप करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, 5, वेयर 5 इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट केसेस की बात करेंगे कि कब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर मैंने केवल एक ही कंडीशन बताई थी, फाई इज इक्वल टू 0 एंड फाई इज इक्वल टू पाई, लेकिन यहाँ पर हम ऑल पॉसिबल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगेन आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका देखें, अब इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने से पहले अब हम थीटा की बात करें, जो इक्वेशन में था ना ये थीटा, इस थीटा की वैल्यू की बात करें तो क्या करेंगे, अगर हम 6 को डिवाइड कर दें 5 से तो आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है, tan थीटा, वेयर थीटा इज फेज एंगल, ये आपका फेज एंगल आ गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो अगर I1 और I2 जो है इंटेंसिटी ऑफ वेव है, S1 और S2 से जो निकल के आ रही है वेव्स, और I जो है उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर वो यूज किया है k। एक बात ध्यान रखेंगे, ये वाला जो k है ये और जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपने पढ़ा ये दोनों अलग अलग हैं। कहीं आप इसकी जगह लिख दें 2 पाई बाई अपॉन लैम्डा, नहीं, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको जनरली k की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो लेकिन मैं आपकी k की वैल्यू यूज कर रहा हूँ, जहाँ हम k को 1 भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली लिख लेते हैं, जहाँ k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नॉट प्रोपोगेशन कांस्टेंट, यह बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, ये दोनों अलग अलग, इसलिए मैंने इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया है। तो अब क्या है प्रोपोर्शनलिटी, अगर हम बात करें तो के क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, के ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने यूजिंग 7, ठीक है, ये आपने ए की वैल्यू आपको फाइंड की हुई है, तो आपके पास ये आ गया। जहां इसकी बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, फर्स्ट सोर्स की, ये क्या है सेकंड से जो वेव आ रही है उसकी इंटेंसिटी। अब इसको हम देखें, अगर अंडर रूट में अगर हम इन दोनों की वैल्यू पुट करें I1 और I2 की, तो यही आएगा ना, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब जो है हमारा मेन काम क्या है, क्योंकि हमने इंटरफेरेंस को जब डिफाइन किया तो हमने दो टाइप का डिफाइन किया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है जब वेव्स आपकी क्या हो, सेम फेज में हो, यानी कि जब आपका एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे ओवरलैप करे और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे ओवरलैप करे। और डिस्ट्रक्टिव जब कब होता है, जब क्रस्ट पे ट्रफ ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इंटरफेरेंस में जो आपका जो पैटर्न आता है, जब आपका वेव्स एक दूसरे के जब सेम मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं एक साथ, तो क्या होता है, ड्यू टू इंटरफेरेंस क्या होता है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कहीं पे मिनिमम होती है। तो जहां पर मैक्सिमम होती है वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं, और जहां पर मिनिमम होती है वहां पर डार्कनेस रहती है, यानी डार्क फ्रिंज मिलते हैं। तो वो कंडीशन कौन सी है कि आपका ब्राइटनेस और डार्कनेस मिलेगी, तो उसके लिए अब हम जो है करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 9 की बात करें तो इट इज क्लियर दैट आई डिपेंड्स ऑन फेज। अगेन मैंने आपको बताया था ना, फेज एंगल पे और पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो एट एनी पॉइंट P अगर हम बात करें, अगर जो फेज एंगल हो पाई से 90 डिग्री से लेस है, तो cos फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस केस में इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उनके सम के ग्रेटर होगी। अगर जो है फाई जो है ग्रेटर देन 90 है, तो उस केस में क्या होगा, cos फाई नेगेटिव होगा और I जो होगा वो लेस देन होगा I1 प्लस I2। और अगर फेज जो है वो 90 डिग्री है, यानी cos की वैल्यू 0 होगी, उस केस में इंटेंसिटी जो है I1 प्लस I2 होगी, ठीक है। Therefore, as the result of superposition of waves, resultant intensity is different at different points. This phenomena of variation of intensities at different point is interference. अब हम स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं। स्पेशल कंडीशंस मतलब कब आपके इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कब जो है मिनिमम होगी। तो अगर ये फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप इस वाले फॉर्मूले में देखें, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। तो एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। लेकिन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो। और आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो। तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसी कंडीशंस को यूज करके हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो अगेन cos कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू 1 हो। और cos फाई वैल्यू जो है वो कब 1 हो सकता है, जब एंगल जो है फाई वो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, सो ऑन। यानी जब फेज डिफरेंस जो है इवन इंटीग्रल ऑफ पाई होगा, उस केस में जहाँ एन की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3, उस केस में जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। और एम्पलीट्यूड कितना होगा उस केस में, A1 प्लस A2, यानी दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है उनके सम के इक्वल। और इंटेंसिटी इस केस में क्या होगी, ठीक है, वो भी मैक्सिमम होगी। तो वहां पर क्या होगी, ब्राइटनेस होगी, और इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम बात करें पाथ डिफरेंस, यानी कंस्ट्रक्टिव के लिए यानी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला है आपका, पाथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2 पाई फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस में वैल्यू यहां से पुट करी, तो फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल ऑफ λ/2, ठीक है। तो आपने कंडीशन आपको ये कंडीशन आपको आगे यूज करनी है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मैक्सिमा phase difference should be even integral of pi and path difference should be even integral of λ/2। सेम हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन ऑफ मिनिमा। फ्रॉम इक्वेशन 7 अगेन ए जो है वो मिनिमम कब होगा, व्हेन cos फाई जो है वो -1 हो। और cos फाई -1 कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या हो, पाई हो, 3 पाई, 7 पाई, यानी ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई। तो ऑड इंटीग्रल यानी फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी फॉर मिनिमा के लिए, फेज डिफरेंस वुड बी ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई, जहाँ इनकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम कितना होगा, A1 माइनस A2। अगर दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हैं वेव्स के, तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस आएगी, ठीक है, यानी A1 माइनस A2 होगा। मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी मिनिमम ये होगी वैल्यू। तो आपका पाथ डिफरेंस की कंडीशन देखें, यानी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या है, अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा,
तो ये क्या है कंडीशन, ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो दोनों अगर कंडीशन को अगर हम लर्न करें तो क्या है, मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल ऑफ पाई, कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई, इसमें जो है पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल ऑफ पाई, और इसमें शुड बी ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई नहीं, इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2, इसमें ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये आपकी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ठीक है, सो आपका हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा यानी जहां पर ब्राइटनेस होगी वो क्या है, पार्ट डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल ऑफ पाई एंड phase difference is even integral of pi and path difference is even integral of lambda by 2. For condition of destructive interference यानी मिनिमा के लिए यानी डार्कनेस के लिए क्या है, phase difference is odd integral of pi and path difference is odd integral of lambda by 2. तो ये इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस में आपने जो है हम डायग्राम अभी देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका जब वेव्स प्रोपोगेट करती है तो डिपेंडिंग अपॉन पार्ट डिफरेंस बिटवीन दैम कहाँ पर आपका मैक्सिमा होगा, कहाँ मिनिमा होगा। तो जहाँ जब दो वेव एक साथ प्रोपोगेट करते हैं मीडियम में, तो जब आपका एक वेव मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक स्लिट है, स्लिट क्योंकि हमने इंटरफेरेंस के लिए सोर्स नैरो होना चाहिए, तो ये आपका सोर्स है कोई, ठीक है, बल्ब है आपका जिससे लाइट निकल रही है। अब जब लाइट इस स्लिट से पास होगी तो आपको पता है हाइगेंस थ्योरी, वो प्रोपोगेट करेगी मीडियम में। इसके आगे हमें क्योंकि दो सोर्स चाहिए तो हम एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं, तो हमने दो स्लिट और कंसीडर की हुई हैं, इसको हमने नाम दिया S1 और S2। तो जब ये वेव इससे निकलेगी तो अगेन ये दो सोर्स बन जाएंगे, और जब ये मीडियम में एक साथ आगे ट्रैवल करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वाली वेव मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए दोनों वेव में। हालांकि ये सेम कलर वाली लाइट है यानी सेम वेवलेंथ वाली लाइट, तो ये इस तरीके से आपका सुपर इम्पोज हो रही है। तो जहां जहां इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का क्रस्ट ओवरलैपिंग करेगा वहां पर आपको मैक्सिमा मिलेगा। यहां पर ये स्क्रीन हो गई, यानी वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जहां इस वेव का यानी S1 से जो वेव आ रही है और S2 से जो वेव आ रही है, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे ओवरलैपिंग करेगा, वहां आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास एक पैटर्न आएगा जिसमें डार्क ब्राइट अल्टरनेट करके इस तरीके से आता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी जो हम आगे एनिमेशन देखेंगे उसमें भी, और एक डायग्राम देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है, जब वेव सेम फेज में होती हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जब आउट ऑफ फेज होती है तो वो मिनिमम होती है। सेम फेज मतलब क्रस्ट का ओवरलैपिंग क्रस्ट पे हो या ट्रफ का ट्रफ पे हो, और मिनिमम कब मिलती है, जब क्रस्ट जो है ट्रफ पे ओवरलैप करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो हम देख सकते हैं आपकी जब एक सिंगल सोर्स से हम दो सोर्स बनाते हैं जो दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और जब उन दोनों से जो वेव्स निकलती हैं जो मीडियम में एक साथ प्रोपोगेट करती हैं तो एक दूसरे को क्या करती है, सुपर इम्पोजिशन, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती हैं यानी ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जो उनकी इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। मैक्सिमम कहाँ होगी, जहाँ पर आपका दोनों वेव्स जो है सेम फेज में होंगी, और मिनिमम कहाँ होगी, जहाँ दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज में होंगी। यानी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी, जहां पर जो फेज डिफरेंस है वो इवन इंटीग्रल ऑफ पाई होगा, वहां कंस्ट्रक्टिव होगा, और जहां आपका ऑड इंटीग्रल ऑफ पाई है वहां डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहां पर आपको ब्राइटनेस मिलेगी, और डिस्ट्रक्टिव मतलब वहां पर आपको डार्कनेस मिलेगी। तो इस तरीके से आपका इंटरफेरेंस में जो है एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हमने इंटरफेरेंस नाम दिया था। ठीक है।